हेलो एवरीवन, दिस इज सीए निकिता सोमानी और हम पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। कॉस्ट शीट कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल वाले जो प्रॉब्लम्स थे वो प्रोसेस वाले, और जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का एक बार हम पूरा समरी देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो चुके हैं। ओके, सो लेट्स सी द समरी क्विकली। समरी क्या थी? समरी क्या लिखना है मैम? समरी में ये लिखना है, यहाँ पर लिखो ऊपर, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। इसमें क्या करना है? इसमें दो पार्ट्स करना है, टाइप 1, टाइप 2। क्या है मैम टाइप 1 टाइप 2 में? टाइप 1 में हमने क्या पढ़ा था? देखो, वी हैव सीन दैट ये ऐसा हमारा कुछ फॉर्मेट बनता है, सेल्स माइनस प्रॉफिट, फिर टोटल कॉस्ट मिलती है। टोटल कॉस्ट मिलती है। अब ये जो टोटल कॉस्ट है उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो क्या, सेपरेट कॉस्ट और एक जॉइंट कॉस्ट। दो कॉस्ट लगती है। हमने बोला था कि जॉइंट कॉस्ट तो लगने ही वाली है ना, ऐसा कुछ देखा था। देखो, ABCD एक रॉ मटेरियल डाल के प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पर जॉइंट कॉस्ट तो लगनी है, मतलब दैट इज कंपल्सरी। फर्दर प्रोसेस करो या ना करो। अगर फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, समझो A को, B को, C को नहीं कर रहे हैं फर्दर प्रोसेस, इसको नहीं कर रहे हैं और D को कर रहे हैं, ठीक है। A, B एंड D को फर्दर प्रोसेस करना है, ऐसा मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है। तो फर्दर प्रोसेस करना है तो ये जो है ना, यहाँ पे कुछ सेपरेट कॉस्ट लगती है। सेपरेट कॉस्ट लगती है, दैट मीन्स आई कैन से दैट यहाँ पर जो भी सेल्स होता है ना, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ये जो आता है ना, इसमें से दो कॉस्ट माइनस होती है। एक तो क्या, सेपरेट कॉस्ट, और एक कॉस्ट क्या होती है, जॉइंट कॉस्ट, है ना। दो कॉस्ट लग गई ना, ये तो कंपलसरी लग रही है, ये भी लगी, मतलब दो कॉस्ट लगी, और उसके बाद आएगा यहाँ पर प्रॉफिट। ये ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। यस, ये हाँ ही बोलना ही पड़ेगा आपको, कोई चॉइस नहीं है अभी, ठीक है। हाँ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी चैप्टर हो चुका है, हम सिर्फ यहाँ पर समरी लिख रहे हैं। एक बार रिवाइज भी कर लो साथ में। ओके, तो हमने क्या बोला था, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया होता है, गिवन इंफॉर्मेशन होती है जॉइंट कॉस्ट की। जॉइंट कॉस्ट गिवन होता है, वो भी क्या, टोटल। मतलब वो देखो, अगर हमको कोई दो तीन प्रोडक्ट्स दिए है तो सबकी सेलिंग दे देंगे, प्रॉफिट का परसेंटेजेस दे देंगे, है ना। आइदर सेल्स पे या कॉस्ट पे, कुछ भी करके वो हमको परसेंटेजेस दे देंगे, और यहाँ से फिर हमको निकल जाएगी क्या, कॉस्ट। यहाँ से हमको निकल जाएगी कॉस्ट। सेपरेट कॉस्ट भी गिवन रहेगा, है ना, ये गिवन रहेगा, और हमको ये बैलेंसिंग फिगर से निकालना रहेगा जॉइंट कॉस्ट। और ये जो बैलेंसिंग फिगर से तीनों में भी बटेगा ना, ये हमारा मैच हो जाएगा इस टोटल वाले जॉइंट कॉस्ट से। दिस वॉज अ टाइप 1 का प्रॉब्लम। ऐसा सब कुछ हमने डिस्कस किया था, याद आ रहा होगा आपको। और ये देखो, टोटल जो कॉस्ट होती है, इसमें सारी कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। कौन सी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट। तो फिर आपको जैसे इंफॉर्मेशन दी है वैसे वैसे उल्टा उल्टा कैलकुलेट करते जाना पड़ेगा। हमने पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखा था, उसके बाद ही उसका जो उल्टा था वो जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का फॉर्मेट देखा था। अभी मैं एक बार वहां से कॉपी कर देती हूँ, एक सेकेंड रुको, आई विल जस्ट कॉपी दैट, पेस्ट इट हियर। ठीक है, देखो ये पढ़ा था हमने, है ना। फर्स्ट क्या आता है, पूरा जो फैक्ट्री एक्सपेंस रहेगा, उसके बाद हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी, देन एडमिन ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एक्सपेंस, है ना। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट एंड सेल्स। यहाँ पर पूरा उल्टा रहेगा, सेल्स माइनस प्रॉफिट,
ऑल दिस थिंग्स। तो जैसे जो चीज आपको गिवन है, सपोज सेलिंग एक्सपेंस दिए तो ये इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। एडमिन ओवरहेड्स कहीं पर दिए तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा, और नहीं दिए गिवन है तो सिर्फ सेल्स माइनस प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट आ गई, बाइफरकेट। ठीक है, अब जैसे ये वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट परसेंटेजेस दी है, कॉस्ट आ गई, बाकी सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमने क्रॉस कर दिया बॉक्स को। हमको क्या आ गई अभी, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से सेपरेट कॉस्ट इज गिवन, और जो जॉइंट कॉस्ट है वो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया क्योंकि टोटल अमाउंट दिया हुआ था, है ना। ये देखो ये टोटल गिवन था। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो ओके, कमिंग बैक टू दिस फॉर्मेट, तो ऐसा सब कुछ है ना टाइप 1 के प्रॉब्लम्स दिखते हैं जहां पर आपको इजीली सारी चीजें पुटअप करना है और आंसर निकालना है। टाइप 2 वाले क्वेश्चंस, टाइप 2 वाले क्वेश्चंस में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर भी सेम चीज होती है, सेल्स गिवन होता है, और ये सेल्स कौन सा हम अज्यूम करेंगे, दिस इज आफ्टर प्रोसेसिंग दिया है। एक्चुअली हर ही जो कोई भी सेल्स दिया हो, यहाँ का भी सेल्स दिया हो या यहाँ का भी सेल्स दिया हो, अज्यूम दिस इज फॉर आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, उसके बाद अब देखो लेस प्रॉफिट, सेम चीज यहाँ पर भी करो। क्या मिल गई हमको, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मिल गई। इसमें से भी हमको अब दो बाइफर्केशन करने पड़ेंगे, सेपरेट कॉस्ट एंड जॉइंट कॉस्ट। ये सब था इंफॉर्मेशन। अब यहां तक तो दोनों भी टाइप 1 टाइप 2 दोनों सेम है। अब क्या अलग है इसमें, देखो यहां पर हमने देखे थे एनआरवी वाले प्रॉब्लम, जो जॉइंट कॉस्ट है ना हम एनआरवी बेसिस पर बांट रहे हैं ना, ये वाला बेसिस यूज कर रहे हैं और जॉइंट कॉस्ट को इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे निकालते हैं, सेल्स यहां पर नीचे बता देती हूं फिर से, ए बी सी डी ये है, यहां पर लगेगी जॉइंट कॉस्ट, चारों भी बन रहे तो फिर फर्दर प्रोसेसिंग, और उसके बाद यहां पर चारों का भी सेल्स आएगा, यहां पर लगेगी सेपरेट कॉस्ट। मतलब फर्दर प्रोसेस करने को दोनों ही कॉस्ट लगेगी, जॉइंट कॉस्ट तो बाय डिफॉल्ट, सेपरेट कॉस्ट अलग से और लगेगी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो सेल्स दिया है ना माइनस जॉइंट सेपरेट कॉस्ट, ठीक है, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेपरेट कॉस्ट करने के बाद जो यहां पर आएगा, जो उसको क्या बोलते हैं, वो सेल्स एट स्प्लिट ऑफ, है ना, सेल्स एट स्प्लिट ऑफ बोलते हैं, बट ये एक्चुअल सेल्स होता है क्या स्प्लिट ऑफ का, नहीं, ये एनआरवी होता है, इतना रियलाइज होना चाहिए। सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेस कर लिया, ठीक है, इसका सेल्स प्राइस गिवन रहेगा, है ना, यूनिट्स और सेल्स प्राइस गिवन रहेंगे, इसमें से हमको सेपरेट कॉस्ट माइनस करनी है, उसको बोलेंगे एनआरवी। अब इस एनआरवी के बेसिस पर हम पहले जॉइंट कॉस्ट को बांटेंगे। ठीक है, फर्क समझ में आता है, यहाँ पे जॉइंट कॉस्ट को हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया था, सेल्स प्रॉफिट टोटल कॉस्ट सेपरेट कॉस्ट माइनस, है ना, टोटल कॉस्ट जो आ गई यहाँ पर, अभी जो आ गई यहाँ पर, इसमें से सेपरेट कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगी जॉइंट कॉस्ट। यहाँ पर ऐसा नहीं किया, यहाँ पर क्या किया, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेपरेट कॉस्ट, ये जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एनआरवी, हमको क्या मिलेगा, एनआरवी। अभी हमको ये टोटल कॉस्ट ऐसा सब कुछ नहीं निकलेगा, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसमें से सेपरेट कॉस्ट को माइनस करेंगे, एनआरवी मिलेगा। इस एनआरवी के बेसिस पर जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना, जॉइंट कॉस्ट टोटल गिवन रहेगा, टोटल गिवन रहेगा, और उसको हम एनआरवी के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वहां से हमको आएगा जॉइंट कॉस्ट, फिर दोनों का एडिशन करके हमको आएगा टोटल कॉस्ट। ये ऐसा फ्लो रहेगा, ठीक है, टाइप 2 में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। और एक चीज, उसमें हमने क्या बोला था, समझो ए बी सी डी है, ठीक है, जॉइंट कॉस्ट तो लग ही रहा है, फर्दर प्रोसेस फर्दर प्रोसेस फर्दर प्रोसेस फर्दर प्रोसेस, समझो चारों को फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ सेपरेट कॉस्ट भी लग रहा है। अब देखो यहां पर आपको दो चीजें गिवन रहेगी, क्या क्या गिवन रहेगा, एक तो यहां का सेल्स एट स्प्लिट ऑफ, है ना, यूनिट्स गिवन रहेंगे इनटू पर यूनिट प्राइस दी रहेगी। उसके बाद यहां का एक फिगर दिया रहेगा, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग,
ठीक है, यहाँ के भी यूनिट्स तो कॉमन रहेंगे, यहाँ पर इनटू प्राइस चेंज होगी, ये वाली प्राइस और ये वाली प्राइस। ऑफ कोर्स ये ज्यादा होगी इससे, है ना, क्योंकि फर्दर प्रोसेस करके बेच रहा है तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी इसलिए। अब देखो यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेल्स एट स्प्लिट ऑफ, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा क्या, इंक्रीमेंटल सेल्स। अब इंक्रीमेंटल सेल्स तो है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी तो लग रही है, ये कॉस्ट को हम माइनस करते हैं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट को माइनस करते हैं, फिर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। अगर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आएगा, है ना, तो डिसाइड करेंगे कि फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना है। तो फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे तो नीचे वाला ये वाला प्राइस आएगा, ये वाले प्राइस को यूज करेंगे, और अगर लॉस आ रहा है या कोई प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है तो बेच देंगे सेल्स एट स्प्लिट ऑफ पर। ओके, ऐसे पूरा जो कॉन्सेप्ट था हर एक टाइप में प्रॉब्लम में, ऐसा सब कुछ हमने डिस्कस किया था। और एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में ऐसा था हमको सेलिंग एक्सपेंसेस निकालने हैं, तो टोटल गिवन है, फिर हमको एक परसेंटेजेस दे देंगे 20:40:40, याद आया कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिसमें पहले रिवर्स कैलकुलेशन टोटल कॉलम में कर लो, सेलिंग एक्सपेंस निकाल लो, पहले सेलिंग एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर से जॉइंट कॉस्ट आएगा वो फिर जॉइंट कॉस्ट में लिख दो। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो ये पूरा चीज है क्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन व्हाट, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, ये पूरा था समरी। ठीक है, दिस वॉज द समरी। मैं एक बार स्क्रीन को जूम करती हूँ, आपको लिखना है ये वाली चीज को जो अभी डिस्कस किया, तो प्लीज लिख लो, लिख ही लो, मतलब कंपलसरी है लिखना, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट लेके रखो। ठीक है, कितने स्क्रीनशॉट लेके रखोगे, समझ में नहीं आएगा ना फिर कहाँ से कौन सा लिंक करना है। तो पेज नंबर डाल दो, है ना, पेज नंबर बुक के साइड में कहीं पे आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, वहां पर पेज नंबर पे लिख दो कि एग्जाम के दिन या रिवीजन के पहले ये वाला चार्ट पढ़ लिया तो फिर इसका जो रिवीजन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई विल जूम द स्क्रीन। क्लियर है, ओके। आई होप अभी ये जो जितना भी अभी समझा है तो फिर से एक बार रिविजन हो चुका रहेगा इसका। ओके, तो अभी ये कंप्लीशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है, अब इसका डिस्कशन नहीं होने वाला। अब हम लोग जा रहे हैं कौन से टॉपिक की तरफ, जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट टॉपिक। क्या है,
जॉब कॉस्टिंग, दो चीजें हैं देखो, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग को मटेरियल वाले टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, है ना। हार्डली 4 पेज का टॉपिक है, तो आई थॉट अर्लियर दैट बैच कॉस्टिंग को पहले खत्म कर देते हैं सो दैट वन टॉपिक इज कंप्लीटेड। बट अज्यूम कि वो कंप्लीट हो चुका है, मटेरियल के साथ में ही उसको कंप्लीट करना वुड बी मोर बेटर, क्योंकि ठीक है अगर अभी कुछ डिस्कशन किया फिर मटेरियल के टाइम पे कुछ डिस्कशन किया तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो वो तब के तब डिस्कस कर लेंगे। अभी डिस्कस कर रहे हैं हम क्या, जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, देखो कुछ जो बड़ी फैक्ट्रीज होती है ना, या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होते हैं, इन लोगों के पास ना इतना पैसा, इतना मटेरियल, इतना लेबर, इतना एक्सपेंस इतना ज़्यादा होता है ना कि ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग को ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और अफोर्ड क्या, इनको करना ही पड़ता है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने क्या देखा, कुछ तो देखो रॉ मटेरियल रहेगा, फिर WIP रहेगा, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट रहेगा। WIP में भी हमने वो सब देखा, ओपनिंग स्टॉक का WIP, जो फिनिश प्रोडक्ट है उसका कंप्लीशन, फिर उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, सब चीज़ें, ठीक है। और फिनिश प्रोडक्ट का भी अकाउंटिंग, तो इतना सारा सब कुछ डेटा मेंटेन करना पड़ता है ना। और बाकी सारे एक्सपेंस जो होंगे वो लेबर, ओवरहेड्स, बाकी सारे, और हमने देखा कि उनके सारे अकाउंट बनते हैं, प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट, है ना, फिनिश प्रोडक्ट अकाउंट। यहाँ से वो मटेरियल यहाँ ट्रांसफर हुआ, वहाँ ट्रांसफर हुआ, उसके बाद उसका पूरा अकाउंटिंग, हमने ऐसे सब कुछ देखा था। प्रोसेस कॉस्टिंग उसको बोलते हैं। और ये कब लगता है ना प्रोसेस कॉस्टिंग, जब एकदम प्रोडक्ट लाइन जो है ना, जो प्रोडक्ट लाइन है वो एक तो सिमिलर है एकदम, मतलब कोई शैम्पू बना रहा है ना, तो कोई शैम्पू की इंडस्ट्री है पूरी, और उसके को प्रोडक्ट्स रहेंगे, शैम्पू, फेस वॉश, है ना, ये सारी चीजें, तो ये सब बनाते रहेंगे वो, ऐसे को प्रोडक्ट्स, ऐसे लाइन के जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, बॉडी वॉश, ठीक है, तो ऐसे लाइन के प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो उसको बोलते हैं कि सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट। तो उसमें क्या यूज होता है फिर, ये प्रोसेस कॉस्टिंग। अब देखो कुछ कुछ फैक्ट्रीज भी बड़ी होती है ना, कुछ फैक्ट्रीज बड़ी, कुछ एकदम छोटी फैक्ट्रीज होती है जो नहीं अफोर्ड कर सकती, या अफोर्ड छोड़ो, उनको मतलब नहीं है ये प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह सब मेंटेन करके, तो वो लोग क्या यूज करते हैं फिर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रोसेस कॉस्टिंग वो लोग यूज करते हैं क्या, जॉब कॉस्टिंग। क्या यूज करते हैं वो, जॉब कॉस्टिंग। और ये जॉब कॉस्टिंग क्यों यूज करते हैं वो, क्योंकि देखो वो कोई सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट नहीं है उनका, सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट ये नहीं है उनका, ऐसा सेम सेम टाइप का प्रोडक्ट नहीं बनता। वो ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम रहेगा उनका, डिसिमिलर प्रोडक्ट रहेंगे हर बार, डिसिमिलर प्रोडक्ट रहेंगे। तो फिर इनके लिए ना बिल्कुल भी अब प्रोसेस कॉस्टिंग अगर बोलेंगे तो सोचो अलग अलग तरीके का है ना, प्रोसेसिंग चल रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, अलग अलग प्रोसेसिंग चल रहा है, तो इसके लिए अलग प्रोसेस अकाउंटिंग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, तो कितना सारा फिर वो कंप्लायंस होगा, है ना। वो अवॉइड करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जॉब कॉस्टिंग मेंटेन करते हैं, फिर दे मेंटेन जॉब कॉस्टिंग। मैं बताती हूँ आपको, ये देखो यहाँ पर, ये ना थ्योरी में कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, सिंस हम ये टॉपिक पढ़ गए, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे भी गए तो नो हार्म, क्योंकि कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं, सिंस मुझे फर्क बताना रहेगा दोनों में, है ना, प्रोसेस कॉस्टिंग में और जॉब कॉस्टिंग में। वो एक क्वेश्चन था देखो, है ना, डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग, मैंने बोला था जब जॉब कॉस्टिंग करेंगे ना तब उसको डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा बहुत डिस्कशन मैं कर रही हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, जॉबिंग कंसर्न्स, क्या बोल रहे हैं, सम कंसर्न्स मैन्युफैक्चर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स रहेंगे, डिसिमिलर प्रोडक्ट्स रहेंगे वो, अकॉर्डिंग टू कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कस्टमर का जिस तरीके का स्पेसिफिकेशन रहेगा वैसे वाले प्रोडक्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड डू नॉट जनरली confine their activities to producing uniformly and specific product for sale in the market। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो यूनिफॉर्मिटी है, एकदम सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, नो,
ठीक है, इट इज एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन। फिर द जॉब्स प्रोडक्ट सर्विसेज आर डिसिमिलर और यूनिक एंड नॉन रिपीटेटिव। देखो, फिर हर एक के लिए प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस कॉस्टिंग, हर एक का कॉस्ट अकाउंटेंट अलग, तो इतना खर्चा कर पाएंगे क्या वो लोग? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग मेंटेन ही नहीं करते, और वो लोग क्या बोलते हैं कि जॉब कॉस्टिंग हमारे लिए बेटर है। मैंने भी यहाँ पर आपको बोला कि ना डिसिमिलर, यूनिक और नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्ट्स है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Having different specification and methods of manufacture and each one requires different types, sizes and quantities of material। देखो, सबको अलग अलग चीजें भी लग रही है, मटेरियल अलग, लेबर अलग, ओवरहेड्स अलग, है ना। कोई चीज का स्पेसिफिकेशन एक पर्टिकुलर लेबर को आता है और दूसरे टाइप का स्पेसिफिकेशन वो लेबर को नहीं आता, तो उसके लिए दूसरा हायर करना पड़ेगा फिर। ठीक है, एक इंसान को एक ही प्रोडक्ट बनाने का नॉलेज है, फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाना है तो कौन? फिर उसके लिए लेबर अलग, मटेरियल भी दोनों के लिए अलग। ठीक है, तो उस टाइप के लिए जॉब कॉस्टिंग। एंड इक्विपमेंट्स एंड यूटिलाइजेस डिफरेंट लेबर आवर्स। देखो, डिफरेंट लेबर आवर्स मतलब है ना, किसी चीज को 2 घंटा लगेगा, किसी को 3 घंटे, किसी को है ना 15-20 मिनट। सच कंसर्न्स मस्ट ऑफ नेसेसिटी टू यूज जॉब कॉस्ट अकाउंटिंग। वो लोग क्या यूज करते हैं फिर? जॉब कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरा, नेक्स्ट, स्मॉल फर्म्स। अब देखो क्या बोलते हैं स्मॉल फर्म्स में, दो मैन्युफैक्चरिंग अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स मे फाइंड प्रोसेस कॉस्टिंग डिफिकल्ट टू अप्लाई बिकॉज ड्यू टू स्मॉल सेल्स। देखो क्या बोल रहे हैं कि स्मॉल फर्म्स है, ये लोग स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट भी बनाते हैं, बट उन लोगों को प्रोसेस कॉस्टिंग मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, सो नो प्रोडक्ट कैन हैव अ रन लॉन्ग इनफ टू एस्टैब्लिश अ प्रोडक्ट लाइन। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इसमें, बहुत ही टाइम लग रहा है ना, 4-5 दिन एक ही इसमें वो अटका रह रहा है प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। उनका तो 2 दिन में सब पूरा प्रोडक्ट पूरा पैक होके रेडी होता है, तो उनके लिए फिर जरूरी नहीं है प्रोसेस कॉस्टिंग मेंटेन करना। ऑन अकाउंट ऑफ फ्रीक्वेंट चेंजेस फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर, जॉब कॉस्टिंग वुड बी सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ ईच लॉट ऑफ प्रोडक्ट। लार्ज एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, लार्ज एंटरप्राइज है, अलग 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 वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अ सिंगल डिपार्टमेंट वुड बी मैन्युफैक्चरिंग सेवरल प्रोडक्ट्स। देखो क्या बोल रहा है, सिंगल डिपार्टमेंट है, बहुत सारे सेवरल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, परहैप्स ऑल एट अ टाइम, सारा काम एट अ टाइम हो रहा है, सो दैट नन ऑफ द डिपार्टमेंट्स इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंटिन्यूअस रन ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स। ऐसा नहीं है कि एक कोई स्पेशलाइजेशन है और डिपार्टमेंट उसी पे काम कर रहा है, नहीं, एट अ टाइम हर प्रोडक्ट लाइन पे काम चलता जा रहा है। As definite process departments cannot be established, job costing is more suitable in such cases। प्रोसेस कॉस्टिंग वो लोग नहीं अडॉप्ट कर सकते, तो जॉब कॉस्टिंग ही सुटेबल है। जॉब कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू विच इंडस्ट्रीज। देखो यहाँ पर, जॉब कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू इंजीनियरिंग कंसर्न्स, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, शिप बिल्डिंग, फर्नीचर, हार्डवेयर, machine manufacturing industries, repair shop, automobile garages, and such other industries where jobs or orders can be kept separate। क्या बोल रहे हैं वो, जो जॉब्स और ऑर्डर्स है वो लोग अलग मेंटेन कर सकते हैं, तो उसको क्या हम अप्लाई करेंगे फिर? जॉब कॉस्टिंग। उसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग लगाएंगे क्या? नहीं। कुछ कुछ देख लो ना आप, कंस्ट्रक्शन कंपनीज कैसे लगाए इसको प्रोसेस कॉस्टिंग, इसको तो जॉब कॉस्टिंग ही लगाना पड़ेगा। कैसे? देखो डेटा कैसे गिवन रहेगा क्वेश्चन में, जॉब 55 है ना, उसको मटेरियल अलग, लेबर, ओवरहेड्स, फिर दिया रहेगा जॉब 66, फिर इसका अलग। ठीक है, फिर दिया रहेगा जॉब 100, इसका अलग, ऐसा डेटा दिया रहेगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्योंकि देखो पूरा थ्योरी पढ़ के तो कोई मतलब नहीं है। देखो, प्रोसीजर ऑफ जॉब कॉस्ट अकाउंटिंग, ये होमवर्क है आपके लिए, आप एक बार इसको पढ़ के निकालो। उसके बाद देखो ये असेंबली टाइप ऑफ ऑर्डर, सब असेंबली टाइप ऑफ ऑर्डर, फिर यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। उसके बाद जॉब कॉस्ट शीट, जॉब कॉस्ट शीट में देखो ये सब दिया है, यहाँ पर पूरा कॉस्ट शीट बना हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, बन गया प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट ऐड करेंगे सेलिंग प्राइस, और ये ऐसा सब कुछ दिखता है जॉब कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो। लेट्स मूव टू क्वेश्चंस नाउ।
थ्योरी में कुछ भी डिस्कस करने लायक है नहीं, ठीक है। आप खुद देख लो, थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं है जो स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं उसको छोड़ रही हूँ, ठीक है। जो डिस्कस करना था, जितना पता होना चाहिए जॉब कॉस्टिंग क्या है, तो उतना डिस्कस कर चुके हम। अभी वी आर मूविंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज इट से? एज न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट, ओके, ठीक है, न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट, यू फाइंड दैट सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब दिस 9669, जॉब नंबर दिस हैज बीन कैलकुलेटेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। देखो मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस क्या बोल रहे हैं वो, 22 आवर्स एट 0.25 पर आवर, ऐसा है वो। 1 आवर इज इक्वल टू रुपीज 0.25, है ना, इतना पैसा मिलता है। 10 + 4 + 8, आप यहाँ पर अगर टोटल करोगे तो यहाँ पर भी आगे कितने आवर्स, 22 आवर्स। यहाँ पर टोटल प्राइस दी हुई है 5.5। अब सबकी अगर अलग निकालनी है ए बी एंड सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा, 1 आवर इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो 10 आवर्स, 10 आवर्स करो, 10 इंटू 0.25 कितना आ गया, 2.5, 2.5। फिर लिखो 4 आवर्स इज इक्वल टू 4 इंटू 0.25, क्या आ गया, ₹1। फिर लिखो 8 आवर्स, ना 4 आवर्स के लिए 1 तो 8 आवर्स के लिए 2, डायरेक्टली लिख देती हूँ। यह है 22 आवर्स इज इक्वल टू 5.5, ये टैली हो गया यहाँ पे, और ये 5.5 टैली हो गया यहाँ पे। तो मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस भी आ गए डिपार्टमेंट वाइज। प्राइम कॉस्ट उन्होंने बोल दिया, यहाँ पर आ गया देखो 5.86 प्लस 33% ऑन प्राइम कॉस्ट, 33% ऑन प्राइम कॉस्ट, और ये यहाँ पर उन्होंने निकाल लिया क्या, सेलिंग प्राइस। नीचे क्या बोला है क्वेश्चन में, एन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट लॉस शोज द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर हमको दिया पर यूनिट, है ना, पर यूनिट, और यहाँ पर दे दिया पूरा मटेरियल यूज्ड, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स और सेलिंग कॉस्ट, सब दे दिया। अब वो लोग नीचे क्या बोल रहे हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एंड एंटर द रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग द प्रीवियस ईयर्स फिगर्स एज अ बेसिस। प्रीवियस ईयर के जो हमारे पास फिगर्स अभी इन्होंने दिए हैं यहाँ पर, यहाँ से हमको क्या निकालनी है, रिवाइज्ड कॉस्ट। ओके, अब क्या क्या पता चलता है, देखो ऊपर से थोड़ा कंपेयर करो। मटेरियल, मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट वेजेस भी हमको सारा पर यूनिट पता है, दोनों पता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऊपर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, पर नीचे उन्होंने दे दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अज्यूम करना है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो किस बेसिस पर आते हैं, लेबर आवर्स के बेसिस पर। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, 1 आवर का उनको कितना पे मिलता है, ₹0.25 मिलता है। किनको मिलता है ये, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस का बेस है ये, और डायरेक्ट वेजेस का ये देखो ये सारा अमाउंट दिया है। सबसे पहले तो हमको निकालने हैं टोटल आवर्स, ठीक है, टोटल आवर्स कैसे निकालेंगे वो, हमको प्राइजेस दी हुई है 5,000, ₹6,000 एंड ₹4,000, ये देखो ये, ठीक है, इट्स विजिबल 5,000, 6,000, 4,000। तो मैंने यहाँ पर प्राइस के सामने लिख दिया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग आवर्स निकाल सकते हैं, वी कैन गेट द आवर्स। कैसे निकालेंगे, देखो 5,000 डिवाइडेड बाय 0.25, इधर साइड पे होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, इधर साइड पे होता है तो डिवाइड करते हैं, है ना। एक लाइन में है 5,000 और 0.25, तो डिवाइड करो, 5,000 डिवाइडेड बाय 0.25 कितना आ गया, कैलकुलेट करके लिखो वहां पर 20,000 आवर्स, ठीक है। फिर 6,000 डिवाइडेड बाय 0.25 कितने आ गया, 24,000 आवर्स, ये आवर्स में फिगर आ रही है, ठीक है, देखो 1 आवर तो ये सब आवर्स में आ रहा है। और 4,000 डिवाइडेड बाय 0.25 कितना आ गया, 16,000 आवर्स, 16,000 आवर्स। अब देखो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे निकालेंगे, हमको आवर्स मिल गए, ये हमको आवर्स मिल गए, और यहाँ पे हमको प्राइस दी हुई है ना। तो प्राइस डिवाइडेड बाय आवर्स करेंगे तो पर आवर का प्राइस आ जाएगा। देखो कैसे लिखेंगे, 2500
4000, 1000। ठीक है, मैं ऐसे लिखती हूँ ABC। ये आ गया क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ पर मैं आर्स लिख दूँ, आर्स हमने यहाँ पे निकाले है, देखो 20,000, 24,000, 16,000 लिख दो यहाँ पर, 20,000, 24,000 एंड 16,000। अब फैक्ट्री ओवरहेड हमको पर आवर रेट निकालना है, तो पर आवर रेट कैसे निकल जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना, ये ऐसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय आवर्स। करो, आई विल वेट। आई हैव सॉल्व्ड। ठीक है, देखो मेरा ये आ गया, दिस एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट ए बी सी से जा रहा है, यहाँ पर आ गया पर आवर रेट। अब बच गया क्या, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का देखते हैं वर्किंग कैसा होगा। ओके, आंसर में यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, देखो फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स, देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स ले लिया पहले उन्होंने, और उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट लेबर आवर्स इनटू 4। अभी आप ऐसा मत करो, जैसा हमने सॉल्व किया है ना वैसे करो, यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस वे। मैंने ये वाला वर्किंग नोट जो मैंने बनाया ना उस तरीके से करो। अब समझ में नहीं आएगा फिर ये 4 कहाँ से आया है। हमने क्या किया, सिंपली जो 5,000 फर्स्ट वाला जो था डिपार्टमेंट ए में, देखो ₹5,000 दिया हुआ था, हमने किया डिवाइड 0.25 और इन्होंने किया 5,000 इंटू 4। आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा। बट ये फिर 4 कहाँ से आया, ये क्वेश्चन मार्क पड़ जाता है। तो जैसा मैंने सॉल्व किया आप भी वैसा ही सॉल्व करना। पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसा प्रेजेंट करना है। मैं जूम कर दूंगी स्क्रीन को। ओके, तो ये मैंने जो वर्किंग नोट बनाया है आप वो साइड में लिख देना, या तो कॉपी में कॉपी डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट। अभी देखो हमारा सब आ गया था, लेबर मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट वेजेस मतलब, और फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये देखो यहाँ पे ये हमारा भी ये सब कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमको सॉल्व करना है क्या, सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट हमको कैसा निकालना है वो देखना है। अब ये सब गिवन है, मटेरियल गिवन है, मटेरियल इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, सबका टोटल करके लिखो। आगे आपको वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट मतलब मटेरियल यूज, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, सब का एडिशन करोगे तो मिल जाएगा वर्क्स कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट आर ऑल्सो गिवन। तो फिर मैम ये लिखा क्यों इन्होंने, क्योंकि फिर हमको उन्होंने क्या बोला है, प्रीवियस जो साल का डेटा है वो यूज करके हमको अभी रिवाइज्ड कॉस्ट निकालनी है। तो फिर सेलिंग कॉस्ट किस चीज का परसेंट ले, है ना, सेलिंग कॉस्ट किस चीज का परसेंट ले हम। तो देखो सेलिंग कॉस्ट तो यहाँ पर हमको गिवन है, अभी हमको एक बेसिस लेना है कितना परसेंट लेना है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला परसेंटेज ऑफ सेलिंग कॉस्ट ऑन वर्क्स कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट कितनी दी है, 30,000, दिस इज गिवन, और टोटल हमारी वर्क्स कॉस्ट वर्कआउट करके इतनी आ गई, 1 लाख। तो कितना आ गया, परसेंटेज ऑफ सेलिंग कॉस्ट ऑन वर्क्स कॉस्ट इज 30%। अब वेरी सिंपल, सारी इंफॉर्मेशन निकल गई। एक तो हमने क्या निकाला, फैक्ट्री ओवरहेड का जो पर आवर रेट था वो निकाला। दूसरा हमने सेलिंग एक्सपेंसेस का बेसिस निकाल लिया, वो क्या था, 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। अब नीचे देखो, मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, मटेरियल इज गिवन, मटेरियल इज गिवन। फिर डायरेक्ट वेजेस हमने निकाल लिए 2.512, ऊपर निकाले ना हमने, और टोटल क्या था 5.5। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये हमने ऐसे फाइंड आउट करके निकाली, 10 आवर्स इंटू 0.25 करके निकाला ना हमने। यहाँ पर बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड। सी 2.5, 1 एंड 2, टोटल 5.5। ठीक है, अभी मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस निकाल के हमको आ जाता है क्या, प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट शीट में पढ़ा था हमने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स, जो भी एक्सपेंस होते हैं वो सब मिला के हमको मिलता है प्राइम कॉस्ट। तो ये दोनों का एडिशन करके मिल गया प्राइम कॉस्ट। अभी क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमको ऊपर के ढांचे में दिए थे क्या, नहीं दिए थे, उनको हमको निकालना पड़ेगा किस बेसिस पर, प्रीवियस जो ईयर है उसके बेसिस पर। अब देखो हमने ये वाला प्राइस ऊपर वर्किंग नोट में निकाला, 0.125, 0.167, 0.063, ये निकाल लिया हमने। ये क्या है, पर आवर रेट है ना, ये पर आवर है। पर आवर लेके थोड़ी जमेगा, हमको तो पर यूनिट का निकालना है ना। तो हमारे पास ये देखो आवर्स दिए हैं, जो वेजेस के वहां पर दिए हुए थे ना वो आवर्स ले लो।
बेसिस। 10 आवर्स इंटू पर आवर रेट हमने निकाला वर्किंग नोट से, वो लो। 4 आवर्स इंटू पर आवर रेट, 8 आवर्स इंटू पर आवर रेट। तो ये हमको सारा आ गया अभी पर यूनिट, है ना, पर जॉब। अभी ये सॉल्व करके टोटल ये प्राइस आ गई। अब हमारे पास सब अवेलेबल है, मटेरियल भी अवेलेबल है, लेबर भी अवेलेबल है, ओवरहेड्स भी अवेलेबल है। अब हमको क्या मिल गया, वर्क्स कॉस्ट। क्या मिल गया हमको, वर्क्स कॉस्ट क्या मिला, 12.08 प्लस 5.5 प्लस 2.42, सबका एडिशन करोगे तो आपको मिल गया क्या, 20 रुपीज एज वर्क्स कॉस्ट। अब वर्क्स कॉस्ट का ऊपर हमने देखा कि अब सेलिंग एक्सपेंस किस बेसिस पर ले, है ना, तो वो आ गया कितना, 30% हमने वर्किंग नोट से निकाल लिया ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट आ गया कितना, 20। वर्क्स कॉस्ट इज 20 रुपीज। तो अभी सेलिंग कॉस्ट हम लोग ले सकते हैं 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, दैट इज 20 का 30% कितना आ गया, करो कैलकुलेटर पे, 20 इंटू 30%, वो आ गया कितना आपका, ₹6। अब सब आ गया देखो, मटेरियल, लेबर, है ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, उसके बाद आपको मिल गया क्या, वर्क्स कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट भी आ गई, वो ऐड करके आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी देखते हैं क्वेश्चन में और क्या इंफॉर्मेशन दी है। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके हो गए। कैलकुलेट द रिवाइज्ड कॉस्ट, ठीक है, प्रीवियस ईयर के फिगर्स से वो हमने निकाल लिया। फिर बोल रहे हैं ड्रॉ द कॉस्ट शीट, ये भी बना ली, बन रही है नीचे मतलब। और दूसरा उन्होंने बोला है ऐड टू द टोटल जॉब कॉस्ट 10% फॉर प्रॉफिट एंड गिव द फाइनल सेलिंग प्राइस। तो 10% ऑफ टोटल कॉस्ट हमको ऐड करना है ना, प्रॉफिट ऐड करना है और हमको मिल जाएगा सेल्स। देखो उन्होंने 10% ऑन कॉस्ट दैट इज 26 इंटू 10%, उसका कितना आ गया, 2.6। तो उनको मिल गई अब लास्ट में सेलिंग प्राइस दैट इज 28.60। कैसी आई है, 26 प्लस प्रॉफिट 2.60, कितना आ गया, 28.60। तो ये सारा बन गया क्या, जॉब 9669 का जो कॉस्ट शीट है पर यूनिट वो बन गया, है ना। ये सब देखो, मटेरियल पर यूनिट बनाने में इतना लग रहा है, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट बनाने में इतने लग रहे हैं, पर आर का प्राइस दे दिया। तो हमने ना ABC डिपार्टमेंट का अलग अलग निकाला। फिर क्या किया हमने, अब यहाँ पर ऊपर फैक्ट्री कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट प्रीवियस ईयर में तो दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो इसका बेसिस लिया क्या, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, ये सारे अमाउंट्स, ये सारे अवर्स भी हमने यूज किए। पहले तो ये वर्किंग नोट बनाया, यहाँ से हमको आ गया क्या, फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स पर आवर, और उसके बाद नीचे ये जो आवर्स यूज किए, ये भी कौन से आवर्स यूज किए, डायरेक्ट लेबर वाले आवर्स। तो उस पे से हमको ये सारी कॉस्ट मिल गई और टोटल भी मिल गया। फिर पूरी कॉस्ट मिली, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स करके वर्क्स कॉस्ट मिल गई। और एक वर्किंग नोट बनाया था सेलिंग एक्सपेंस का बेसिस, क्या लेंगे, 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। फिर हमको मिल गया प्रॉफिट एंड देन दिस इज द सेलिंग प्राइस 28.60। कुछ मार्किंग करनी है तो आई जूम द स्क्रीन, एक बार मार्किंग कर लो। देखो यहाँ पर अब सब मिल गया आपको, क्वेश्चन के पास ही आंसर बन रहा है। 12.80 मटेरियल, 5.50 लेबर एंड 2.42 फैक्ट्री ओवरहेड्स। यहाँ पे से तीनों ऐड करोगे, 12.08 प्लस 5.50 प्लस 2.42 कितना आ गया, देखो तीनों का एडिशन करो, देयरफॉर 12.08
5.50, 2.42, तो आपको मिल गया वर्क्स कॉस्ट दैट इज ₹20। और इसमें आपको सेलिंग एक्सपेंस ऐड करना है, वो भी वर्किंग नोट से आ गया 30%, तो दैट इज 6। ठीक है, फिर मिल गया आपको ये 26 कॉस्ट, ऐड 10% प्रॉफिट that is 2.6, and then you get the selling price that is 28.6, है ना। तो यहीं पर आंसर बन गया मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये दोनों मिला के हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। एक्सप्लेन कर रही हूं मैं यहाँ पर, प्रेजेंटेशन अच्छे से करो किताब में, मटेरियल प्लस लेबर प्राइम कॉस्ट, फिर ऐड ओवरहेड्स, उसके बाद आ जाएगा वर्क्स कॉस्ट। सेलिंग एक्सपेंस किस बेसिस पर ऐड करेंगे, तो 30% ऑफ वर्क्स कॉस्ट दैट इज ₹6, 26 आ गया, प्लस प्रॉफिट 10% क्वेश्चन में दे दिया है, इट इज गिवन 10% प्रॉफिट, ये जो है लेना है, ये गिवन है। ठीक है, तो वो आ गया 2.6 एंड यू गॉट द सेलिंग प्राइस। अब ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई गेस 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज द सेम, बताती हूँ एक सेकेंड। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सेम है, मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, सिमिलर टाइप का दिया है, डिपार्टमेंट XYZ, वहां पर ABC है, यहाँ पर XYZ है, फिर चार्जेबल एक्सपेंस कुछ दे दिया अलग से, और प्लस 33% ओवरहेड्स। उसके बाद देखो नीचे एनालिसिस ऑफ P&L अकाउंट ऑफ 2016, ये 2017 का डेटा होगा, है ना, जॉब नंबर 555, ये पिछले साल का डेटा, ये देखो मटेरियल दे दिया, वेजेस दे दिया, ओवरहेड्स दे दिया, ओवरहेड्स का डेटा ऊपर नहीं है तो डायरेक्ट वेजेस बेस लेके करना पड़ेगा, एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह वगैरह दे दिया, सेलिंग एक्सपेंस, ये देखो यहाँ पर भी वर्क्स कॉस्ट लेना पड़ेगा, तीनों चीजें बोल दी, ड्रॉप द कॉस्ट शीट, एंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट एंड ऐड 20% टू द टोटल कॉस्ट। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है और किया भी एकदम सेम है इन्होंने। ठीक है, आंसर ऑल्सो सॉल्व्ड इज सेम, लुक हियर, सेम तरीके से सॉल्व किया है। कैलकुलेशन ऑफ डिपार्टमेंट ओवरहेड रेट्स पर आवर, फिर सेम आवर्स वेजेस के जो थे वो सेम आवर्स उन्होंने ओवरहेड्स के लिए यूज किए, और इनटू ये जो अमाउंट्स आई है वर्किंग नोट की, ये यहाँ पर लिखी, यहाँ पर मिल गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, फिर ऐड प्रॉफिट और मिल गई सेलिंग प्राइस। सेम क्वेश्चन है एकदम, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके।
ओके, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट देन फ्लो समझ में आना चाहिए। एक बस यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम थी कि ये जो इंटू 4 किया है ना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है समझने के लिए। तो बेटर है कि आप ये मत अडॉप्ट करो, ये रॉन्ग नहीं है, ये अडॉप्ट मत करो। जो मैंने सॉल्व किया है उस तरीके से सॉल्व कियो। आई होप यू हैव कॉपीड डाउन दैट। ठीक है, नोटबुक में लिखो, अच्छे से प्रेजेंट करके लिखो। ठीक है, सिंस ये सिंपली यहाँ पर बोल के अंडरस्टैंड हो रहा है तो मैं अलग से सॉल्व नहीं कर रही हूँ। आई हैव सॉल्व द वर्किंग नोट्स जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो जैसा भी है कॉपी में अच्छे से फ्लो के साथ आप लोग इसको सॉल्व करो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, a works order for 100 units of the commodity has to pass through 4 different machines। देखो 4 डिफरेंट मशीन से इस 100 यूनिट्स को गुजरना पड़ रहा है। ऑफ विच मशीन आर रेट्स, कैसे कैसे दिए देखो। मशीन पी का पर आवर का रेट कितना है, पर आवर रेट यहाँ पर देखो लिखा है उन्होंने, आवर रेट्स आर, मशीन पी का इतना, मशीन क्यू का इतना, मशीन आर का इतना, मशीन एस का इतना। अब मैम ये यूटिलाइज कैसे करेंगे, नीचे देखो वहां पर उन्होंने आवर्स दे दिए, इस वाले पैराग्राफ में आवर्स है ना। मशीन पी का 200, मशीन क्यू का 160, मशीन आर का 240 आवर्स एंड मशीन एस का 132 आवर्स। अब आवर्स दिए हैं यहाँ पर, और पर आवर का रेट जो है ना, पर आवर रेट इज गिवन हियर। समझ में आती है बात, ऐसे लिंक करनी है इंफॉर्मेशन। और कितने यूनिट्स है, 100 यूनिट्स। कितने यूनिट्स है टोटल, 100 यूनिट्स। मशीन्स दे दी, मशीन आवर्स दे दिए, मशीन पर आवर रेट दे दिया। नेक्स्ट, वहां पर देखो बीच की लाइन हम लोग छूट गई थी, अब ऐसा कनेक्शन करके पढ़ रही हूँ आंसर क्वेश्चन को। फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड ऑन द वर्क ऑर्डर, मटेरियल इतना, वेजेस इतना। सिंपल है, मटेरियल वेजेस, ऐसे समझो डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट निकलेगा वहां से। आफ्टर द वर्क्स ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटेड, वर्क ऑर्डर जब कंप्लीट हो गया तो मटेरियल वर्थ 400 फाउंड टू बी सरप्लस, 400 का माल हमारे पास सरप्लस पड़ा रह गया, एंड आर रिटर्न्ड टू द स्टोर्स, तो हमने वो रिटर्न कर दिया। तो ऊपर जो मटेरियल दिया हुआ है ना ये 8000, यहां से वो लेस कर दो, 8000 माइनस 400, रिटर्न है ना, क्योंकि सरप्लस था तो हमने उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न हम लोग माइनस कर देंगे। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये बाद में पढ़ते हैं, पहले जो ऊपर का इन्फॉर्मेशन है पहले वो सब लिख ले। चलो लिख लेते हैं, देखो इजी है, सिंपल है एकदम। सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है। लास्ट का पैराग्राफ में पढ़ लेती हूँ एक बार। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ द यूनिट ऑफ द कमोडिटी रेडी फॉर सेल। अच्छा मैम ऐसे आप टुकड़ों में क्यों पढ़ रहे हो, देखो क्वेश्चन मैंने एक बार पूरा पढ़ लिया, अभी तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ रही हूँ। तो अगर ये सब मैं अभी पढ़ लूंगी ना, ऑफिस ओवरहेड यूज टू बी 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो फिर वो समझ में आना मुश्किल है कि किस चीज का 40%, फिर आगे और परसेंटेजेस दिए है। तो जितना इन्फॉर्मेशन अभी रिक्वायर्ड है उतना पढ़ लिया। ठीक है, और लास्ट में उन्होंने क्या पूछा है वो एक बार पढ़ लिया। तो लिखो चलो, मटेरियल लेबर क्या मिल जाती है हमको, प्राइम कॉस्ट। मटेरियल 8000 गिवन था, 500 वेजेस गिवन थे, 400 जो है ये रिटर्न है। हमने भी लिख लिया, यहां पर आप भी लिखो, ये हो गई प्राइम कॉस्ट। हमने ये भी बोल दिया था 200 आवर्स, 160 आवर्स, 240 आवर्स, 132 आवर्स, और पर आवर का रेट भी दे दिया था। वहां से क्या मिल जाएंगे हमको, वर्क्स ओवरहेड। ठीक है, मल्टीप्लाई करो आपको मिल जाएगा वर्क्स ओवरहेड। सब का चारों का टोटल बाहर लिख दो। ठीक है, अब क्या मिल गई हमको, मटेरियल प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तीनों मिला के हमको मिल जाता है क्या, वर्क्स कॉस्ट। क्या मिल जाता है, वर्क्स कॉस्ट। अब इसके बाद की इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी नहीं, एक बार वो पढ़ लेते हैं। क्या बोला है उन्होंने, ऑफिस ओवरहेड यूज टू बी 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो लगती है, एक बार प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया अब उसके ऊपर क्या लगते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस लगते हैं, सॉरी पहले क्या लगता है, ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स लगते हैं, और उसके बाद क्या लगता है, सेलिंग एक्सपेंसेस। तो पहले लग रहा है क्या, ऑफिस ओवरहेड्स। उन्होंने बोल दिया ऑफिस ओवरहेड्स कितना, 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, बट ऑन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड राइज इन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज सारी चीजों का जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उन्होंने बोला है ना, सब डिस्ट्रीब्यूशन सेल का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है,
तो देयर हैज बीन अ 50% राइज इन द ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। तो बोल रहे हैं हम लोग पहले ऐसा करते थे कि 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट ले लेते थे, बट सिंस थोड़ा सा खर्चा ऐसा बढ़ गया है तो हमने सारी चीजों का जो कॉस्ट है वो 50-50% से बढ़ा दिया है। तो पहले कितना करते थे 40%, हमने 50% से सारी कॉस्ट बढ़ा दी। तो 40% का 50% कितना होता है 20%, 40 का 50% कितना होता है 20, दोनों का एडिशन करो कितना होता है 60%, मतलब 60% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर आप एकदम पेंसिल से लिख सकते हो ऑफिस ओवरहेड यूज्ड इज 60% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, क्योंकि उन्होंने बोल दिया 50% राइज है। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो उन्होंने भी किया 60% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। यहाँ पे आपको लिखना है तो वर्किंग में लिख दो 40% प्लस 50% इंटू 40, कितना हो गया वो, ऐसा लिख दो 40% प्लस 20% इज इक्वल टू 60%। ठीक है, तो ये किसका खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, मतलब दिस इज ऑफिस ओवरहेड्स। ठीक है, तो वो लिख दिया कितना 60% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट कितना निकला हमारा 9767, उसका लिख दो 40 है ना 60%, यहां पर लिख दिया 5860, ये आ गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ये ऐड करने के बाद अब क्या बन जाता है हमारा, जब हम लोग वर्क्स कॉस्ट प्लस जो भी एडमिन खर्चा ऐड करते हैं तो हमारे पास एक बन जाता है कि ये हमारे अब फिनिश प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं वो, moreover it is known that 10% of the production, 10% of the production मतलब जो फिनिश प्रोडक्ट बन गए अभी, will have to be scrapped as not being up to specification, मतलब बराबर से नहीं बने हैं तो उतना हम मान के चलते कि 10% ऑफ जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो हमको स्क्रैप करना पड़ेगा। एंड द सेल प्रोसीड्स ऑफ द स्क्रैप आउटपुट विल बी ओनली 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या बोल दिया उन्होंने, 10% प्रोडक्शन जो है हमको स्क्रैप करना है और जो स्क्रैप किया हुआ मटेरियल है उसका सिर्फ 5% हमको रियलाइज होता है ना, उसका सिर्फ 5% हमको रियलाइज होता है। देखेंगे उसका वर्किंग नोट कैसे करेंगे। क्या बोल दिया उन्होंने, 10% ऑफ प्रोडक्शन इज स्क्रैप्ड, है ना, स्क्रैप करते हैं हम 10%, तो हमारा जो बन गया अभी प्रोडक्ट्स वो कितने का बन गया, इतने का बन गया, सब कुछ एडलेस करके 15,627 का बन गया। तो यहां पर मैं लिख दूं प्रोडक्शन इज इक्वल टू 15,627, उसका हम लोग 10% स्क्रैप करते हैं। 10% स्क्रैप मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर 1562.7, इतना हम लोग स्क्रैप करते हैं और स्क्रैप का भी हमको 5% रियलाइज होता है, तो 5% ऑफ स्क्रैप इज रियलाइज्ड। तो 1562.7 इंटू 5% करो, 1562.7 इंटू 5% कितना आ गया वो 78.135। इसका मैं राउंड ऑफ करके ले लूँ तो सिर्फ 78 ले सकती हूँ। तो ये क्या हो गया, हमको रियलाइज हो गया, मतलब इतना पैसा हमको मिल गया। तो उतना मैं क्या करूंगी, यहां से सेल प्रोसीड्स ऑफ स्क्रैप वो मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे मिल गई टोटल नेट कॉस्ट, है ना, देखो खर्चा लग रहा है, खर्चा खर्चा खर्चा, और यहां से एकदम 78 रुपीज आ गए, तो उतना मैंने माइनस कर दिया, मुझे मिल गई नेट कॉस्ट ऑफ वर्क्स ऑर्डर, है ना, 15,627 -78। अब यहां पर देखो उन्होंने ऐसा कर लिया 5% ऑफ 10% ऑफ 15,627। नो डाउट ऐसा कर सकते हो, समझ में आए तो, नहीं तो फिर ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा। पहले समझ लो पूरा एक बार, फिर मैं एक बार स्क्रीन को ऐसा जूम कर दूंगी तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, तो मुझे कितना मिल गया अभी, नेट कॉस्ट 15,549। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। इफ द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन टोटल कॉस्ट, 20% ऑन टोटल कॉस्ट,
of the work order. Find out the selling price of the unit of the commodity ready for sale. मैन्युफैक्चरर को कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए? 20% ऑन टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट आ गई क्या हमको? यस, 15,549 ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट ये देखो, टोटल कॉस्ट 15,549. अब उन्होंने बोल दिया 20% ऑफ टोटल कॉस्ट हमको प्रॉफिट चाहिए. निकाल लो 20%, वो आ गया 3,110. अब ये जो सेलिंग प्राइस आई है वो पूरी 100 यूनिट्स की आई है. मतलब दिस इज फॉर, है ना, पूरा ओवरऑल, पूरा जो वर्कआउट अभी तक किया है, वर्किंग नोट जो बनाया है अभी तक, वो 100 यूनिट्स के लिए बनाया है. तो सेलिंग प्राइस भी हमारे लिए 100 यूनिट्स की आई है. और हम लोगों को उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है? क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिया है फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूनिट. ऑफ अ यूनिट, एक यूनिट का प्राइस. तो कुछ भी नहीं, ये टोटल 100 यूनिट्स का है, तो डिवाइड कर दो 100 यूनिट्स से. अब 18,659 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गई पर यूनिट सेलिंग प्राइस. इजी है ना जॉब कॉस्टिंग? देखो, इसको मैं अलग से सॉल्व इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि देखो वर्किंग नोट जहां जहां पर रिक्वायर्ड है मैं बना ले रही हूँ, और इजी ढांचा है एकदम. जो फॉर्मेट है पूरा कॉस्टिंग का ही फॉर्मेट यूज किया है. कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो है वही है ना. डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड्स ऐड कर दो तो आ जाए वर्क्स कॉस्ट. और एक्सप्लेनेट, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्वेश्चन. तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा वैसा इंफॉर्मेशन पुट करते जाओ. एडमिन ओवरहेड्स उन्होंने बोल दिया पहले 40%, 50% इंक्रीज होने वाला है, तो आ गया 60% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. देखो, थोड़ा बहुत तो इंफॉर्मेशन थोड़ा घुमा के देंगे ना, मतलब चेक करने के लिए कि आपका जो माइंड है वो बराबर से काम कर रहा है कि नहीं, मतलब वो बराबर से इंफॉर्मेशन को पढ़ के लिख पा रहा है कि नहीं, और आंसर को बराबर से, है ना, सोच पा रहा है कि नहीं, कि फ्लो कैसा होगा. नहीं तो वो तो डायरेक्टली भी बोल सकते हैं एडमिन ओवरहेड 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट. तो आगे उनको बोलने की क्या जरूरत है कि 50% और बढ़ गया. तो फिर इतना उनको पता है कि बच्चा जो एग्जाम में लिखता है ना, जब एग्जाम में बैठता है तो पेपर खुलता है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाता है. अब तो सारी इंफॉर्मेशन एकदम दी हुई है ना. देखो, मटेरियल का खर्चा दिया हुआ है, रिटर्न का खर्चा दिया हुआ है ना, पर आवर रेट दिया हुआ है, आवर्स दिए हुए हैं. बस इतना है कि इंफॉर्मेशन को थोड़ा ऊपर नीचे दिया है ना. पर आवर रेट ऊपर दे दिया तो आवर्स नीचे दे दिए. फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर 8,000 मटेरियल था, यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि 400 जो है वो फाउंड टू बी सरप्लस है और वो रिटर्न कर दिया. तो फिर इतना दिमाग को थोड़ा सा कनेक्ट करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन जो भी दी हुई है, और इस हिसाब से आंसर को पूरा इमेजिन करना पड़ेगा वो कैसा काम करेगा. मैंने इसको सिंस एक बार सॉल्व कर लिया है तो मैंने सोचा कि इसको मैं ऐसे वाइज पढ़ाती हूँ, तोड़ तोड़ के, सो दैट क्वेश्चन भी समझ में आए और आंसर भी समझ में आए. जहां रिक्वायर्ड वर्किंग नोट्स है वो भी बना लिए. तो देखो, ऐसा सब कुछ दिखेगा. ये मटेरियल दे दिया, रिटर्न माइनस कर दिया, वेजेस गिवन है, वहां से आ गई हमको प्राइम कॉस्ट. फिर उसके बाद में ये सारा इंफॉर्मेशन गिवन था, दिस एंड दिस, वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई. फिर हमको मिल गया वर्क्स कॉस्ट. फिर एडमिन ओवरहेड बोल दिया. उसके बाद हमको मिल गया पूरा प्रोडक्शन. अब प्रोडक्शन का उन्होंने बोला कि 10% को स्क्रैप किया, और स्क्रैप करके भी 5% रियलाइजेबल है, तो ये वर्किंग नोट है उसका. उसका आंसर आ गया 78. लेस क्यों किया मैम? ये पूरा खर्चा है, ये ना मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये खर्चा है. और जो 78 रुपीज आ गए वो हमारा इनकम है. स्क्रैप बेच के वो इनकम आ गया, इसलिए माइनस कर दिया, और हमको मिल गई टोटल नेट कॉस्ट. ठीक है, उस कॉस्ट का क्वेश्चन में दे दिया 20% हमको प्रॉफिट चाहिए. फिर आ गया पूरा जो सेलिंग प्राइस है वो 100 यूनिट्स के लिए, और हमको पूछा है पर यूनिट का प्राइस, तो ये आ गया 186.59 पर यूनिट सेलिंग प्राइस. अब जो भी मार्किंग करना है या लिखना है तो एक बार मैं स्क्रीन को जूम करती हूँ, आप लिख लो एक बार. ओके.
कर लिया कॉपी? और ये नोटबुक में अच्छे से लिखना है, ओके? पूरा अच्छे से जैसा मैंने लिखा है वैसा सेम टू सेम नोटबुक में, प्लस थोड़ा सा यहाँ पे देखो स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है, तो आप थोड़ा सा 2-4 लाइन छोड़ दो और उसके बाद उसको अच्छे से लिखो, है ना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ो या बुक खोलो तो एकदम अच्छे से आपको क्लियरली समझे कि क्या लिखा है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Question number 3. Data pertaining to Heavy Engineering Limited using are as follows at the end of 31st 3/2018. डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज गिवन, एडमिन ओवरहेड इज गिवन, फैक्ट्री ओवरहेड इज गिवन एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, सब दिया है, एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन। मैम सब इंफॉर्मेशन दिए फिर हमको क्यों सॉल्व करने बोला है? देखो अब नीचे जो कुछ उन्होंने बोला है कि प्रिपेयर अ कॉर्ड शीट और एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने फाइंड आउट करके बोला है, तो इन्होंने यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए दी होगी क्योंकि देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस ये ऐड करके आपको क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। यू विल गेट द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड होता है? फैक्ट्री ओवरहेड। इन्होंने क्या एक्सपेंस दे दिया उसके बाद? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो पहले इनका ऑर्डर, इन्होंने जो ऑर्डर दिया है वो थोड़ा सा अलग दिया है। हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल ऐड करके हमको मिलता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग ऐड करते हैं क्या? जो भी हमारा मटेरियल है वो फैक्ट्री में एक्सपेंस होने वाला है, कॉस्ट शीट को याद करो एक बार, फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस होने वाले हैं, तो फिर हम लिखने वाले हैं क्या? फैक्ट्री ओवरहेड। ये वाला एक्सपेंस आएगा उसके नीचे, है ना, देखते हैं एक बार, ये देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वी गॉट व्हाट? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, उसके बाद हम लोग ऐड कर रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड। सेम ही गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, सब कुछ दिया हुआ है। अब मैम सब दिया है तो हमको क्या निकालना है? आपको ये परसेंटेजेस निकालने हैं, ये परसेंटेजेस निकालने हैं। देखो पहले डायरेक्ट मटेरियल वेजेस लिख लेंगे, प्राइम कॉस्ट निकल गई, यहां तक आंसर आ गया। फिर फैक्ट्री ओवरहेड ये तो गिवन है, बट कितना परसेंट, बेसिस किसका लिया? तो फिर आपको निकालना पड़ेगा 4,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, 60% ऑफ वेजेस। देखो फैक्ट्री ओवरहेड आप मटेरियल नहीं ले सकते बेस, आप बेस क्या लेना पड़ेगा आपको? डायरेक्ट वेजेस। अभी तक भी प्रॉब्लम सॉल्व किए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कहीं पर नहीं दिया है तो हम क्या लेते हैं? बेसिस डायरेक्ट वेजेस का। याद करो इसका ही क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट वेजेस का हमने बेस लिया था पर आर है ना, पर आर निकालने के लिए रेट, याद आता होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था। तो क्या बोल रहे हैं वो? 60% ऑफ वेजेस। कैसा निकालेंगे वो? 4,50,000 इज गिवन डिवाइडेड बाय 7,50,000, मतलब डायरेक्ट वेजेस से मैं डिवाइड कर देती हूँ इंटू 100, वैसा करेंगे तो आपको आ गया कितना? 60%। क्योंकि हमको और एक चीज निकालनी है, देखो एस्टिमेटेड वर्क्स ऑर्डर। फिर यहाँ पर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, कुछ नहीं दिए, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पर दिए नहीं है, आपको अज्यूम करना पड़ेगा 60% ऑफ वेजेस। फिर यहाँ पर जो वेजेस दिया है ना 750, उसका आपको ले लो 60% आ जाएगा ये। तो उसके लिए हम लोग पहले ये परसेंटेजेस निकाल लिए, बेस। अब वेजेस आ गया, अब हमको निकल गया वर्क्स कॉस्ट। अब जो भी बेस लेंगे वो वर्क्स कॉस्ट का बेस ले सकते हैं। यस, वर्क्स कॉस्ट का बेस। ऊपर याद करो सेलिंग एक्सपेंस किस चीज का बेस लिया था? वर्क्स कॉस्ट। एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट निकाला था, देखो 30%, है ना। तो यहां पर ये अमाउंट दिया हुआ है, 4,20,000 दिया हुआ है, इसको करो फिर 4,20,000 डिवाइडेड बाय 21 लाख, ठीक है, इंटू 100, कितना परसेंट आ गया वो? 4,20,000 डिवाइडेड बाय 21 लाख इंटू 100, 20%, 20%, ठीक है। वो ऐड करेंगे हमको मिल जाएगा क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐसे ही करते हैं हम, मटेरियल, वेजेस, प्राइम कॉस्ट। वहां से गया फैक्ट्री में, फैक्ट्री में कुछ एक्सपेंस होंगे, फैक्ट्री से क्या बन के निकलेगा? फिनिश प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो जो अब फिनिश प्रोडक्ट है वो कहाँ जाता है? ऑफिस में जाता है, वहां होते हैं ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस। उसके बाद ऑफिस के बाद होंगे क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वो दिए है क्या? हाँ दिए है, ये अमाउंट दिया हुआ है 525,000। अब इसका भी कुछ तो बेस लेना पड़ेगा, तो इसका भी बेस हम लोग ले रहे हैं वर्क्स कॉस्ट 525,000 डिवाइडेड बाय 21 लाख
इंटू 100 करो। 525000 डिवाइडेड बाय 21 लाख इंटू 100, मेरा आ गया 25%, इनका भी आ गया 25%। सेलिंग एक्सपेंस ऐड करने के बाद आपको मिलता है क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऊपर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसमें एडमिन ऐड करो एक्सपेंस, फिर सेलिंग एक्सपेंस ऐड करो, यू गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड देन प्रॉफिट इज ऑल्सो गिवन, दिस इज गिवन। अब उन्होंने क्या, ये यहां पर क्या बोला है? 1/5% ऑफ कॉस्ट। वो कैसा आया होगा देखो, 609000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है? इतनी है। कॉस्ट ही बेस लेना पड़ेगा ना, अभी हमारे पास सेलिंग प्राइस तो है नहीं। प्रॉफिट का बेसिस क्या रहता है? आइदर कॉस्ट या आइदर सेल। दिया होता है ना क्वेश्चन में हमको 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 33.33% ऑन कॉस्ट। तो अभी हमारे पास सेलिंग प्राइस तो है नहीं, क्या गिवन है? पूरा ऐड करके हमको आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब कॉस्ट पता है। करो 609000 डिवाइडेड बाय 304500 इंटू 100, कितना आ गया? 20% इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। 1/5 उसको भी करो, 1/5 मतलब ही 20%। अब 1/5 लिखो या 20% लिखो, नो प्रॉब्लम, ऐसा ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। ठीक है, 1/5 की जगह लिख दो 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपको मिल गया सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाते आना। अगर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाते आता है तो ये वाले क्वेश्चंस एकदम सिंपल सॉल्व हो जाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड का बेस लिया हमने क्या? डायरेक्ट वेजेस। एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का बेस लिया क्या हमने? वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, और अगर फॉर्मेट याद है और फॉर्मेट को आपने अच्छी तरीके से, वो वाला वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा, तो ये वाला जो क्वेश्चन है एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, all this information is used: direct material, direct wages, selling overheads, administration, factory overhead and profit। बस थोड़ा इन्फॉर्मेशन इधर उधर दिया हुआ है तो आपको दिमाग लगा के यूज करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। अब पहले दे दिया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप पहले सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐड नहीं करोगे एक्सपेंस, पहले आप फैक्ट्री ओवरहेड ही लेना पड़ेगा, लाइन से जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट उन्होंने क्या बोल दिया? प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग ऑल द डिटेल्स। बना ली हमने, क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर बी पे बोलता है, वो क्या बोलता है? फॉर 17-18 द फैक्ट्री हैज रिसीव्ड अ वर्क ऑर्डर। 17-18 में उन्होंने एक वर्क ऑर्डर रिसीव किया है। इट इज एस्टिमेटेड दैट डायरेक्ट मटीरियल्स वुड बी 12 लाख। एक सेकंड, डायरेक्ट मटीरियल कितना है? 12 लाख। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज हाउ मच? 7,50,000। मार्क कर देती हूँ। What would be the price of works order if the factory intends to earn the same rate of profit on sales? सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। इस बार उन्होंने क्या बोल दिया? उनको प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालना है। Assuming that the selling and distribution overhead has gone up by 15%। क्या बोल दिया? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड यहां पर कितना है? जितना भी दिया होगा उससे 15% से वो बढ़ चुका है। ठीक है, द फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। देखो, अगर आपको दिमाग लगाना भी नहीं है तो यहां पर उन्होंने क्वेश्चन में ही बोल दिया, फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। आंसर में जो सॉल्व किया। एंड administrative and selling distribution overheads as a percentage of works cost, as a percentage of works cost, as a percentage of works cost, everything is given। अगर हम लोग ना भी अज्यूम कर पाए, वो अगर ऐसा हमने, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग अज्यूम ना भी करें तो क्वेश्चन में दे दिया किस का बेसिस हमको क्या लेना है। ओवरहेड का बेसिस डायरेक्ट वेजेस लेना है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन ओवरहेड्स का जो बेसिस है वो हमको वर्क्स कॉस्ट लेना है, जैसा हमने वर्किंग नोट में यहां पर फाइंड आउट किया, बेस्ड ऑन द कॉस्ट रेट प्रिविलेंट इन द प्रीवियस ईयर। ओके, ये तो एकदम आसान है, दिस इज वेरी सिंपल, सिर्फ कॉस्ट शीट बनाते आना चाहिए। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं देखो, एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ वर्क्स ऑर्डर, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, मटेरियल गिवन, वेजेस गिवन, हमको मिल गया प्राइम कॉस्ट।
अब क्या बोल रहे हो, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमको लेना है क्या, वेजेस बेसिस लेना है, ले लो। ऊपर हमने निकाल लिया ऑलरेडी ये 60%, 20%, 25%, 20%। तो 60% ऑफ वेजेस ले लो, 60% ऑफ वेजेस 7,50,000 इंटू 60%, दैट कम्स टू हाउ मच, 4,50,000 मिल गई हमको वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट के बाद एडमिन ओवरहेड्स 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। यहां पे मैं ये भी लिख देती हूं, आई विल फर्स्ट राइट डाउन हियर। यहाँ पे वेजेस के बेसिस पर है जो भी ओवरहेड्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये है क्या, परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट, और ये परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो एकदम आसान हो जाएगा। 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट कितना है अभी, 24 लाख, उसका 20% ले लो, यू गेट व्हाट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्वेश्चन में बोल दिया 15% से बढ़ रहा है ना, हमने कितना निकाला यहाँ पर 25%। उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोल दिया, इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 15%। आई विल शो यू इट। ये देखो बोल दिया, अज्यूमिंग दैट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैज गॉन अप बाय 15%, है ना, गॉन अप बाय 15%, इसीलिए 25% गिवन था, 15% ऐड कर दिया, दैट इज 40%। तो नया रेट हमको लाना पड़ेगा, 25% गिवन है प्लस 15% इज इक्वल टू 40%। तो 40% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट कितना है 24 लाख, ले लो उसका 40%, 24 लाख इंटू 40%, दैट कम्स टू 9,60,000। वो आने के बाद हमको मिल गई क्या, टोटल कॉस्ट। और उन्होंने बोल दिया जो प्रॉफिट है ना, वो सेम है जैसा ऊपर था। अब देखो ऊपर का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, मतलब 16.66666% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो जैसा भी करना है, अब सेलिंग प्राइस तो गिवन नहीं है, तो बेसिस क्या लेना पड़ेगा, कॉस्ट ही। कॉस्ट का जो परसेंटेज है प्रॉफिट का वो कितना दिया हुआ है, 1/5 ऑफ कॉस्ट, दैट इज 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। कर लो वही 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर 20% ऑफ टोटल कॉस्ट। सेल्स तो गिवन नहीं है ना, तो सेल्स का परसेंट कैसा ले, तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया उन्होंने, सेल्स का परसेंट, बट सेल्स का परसेंट गिवन नहीं है, तो कॉस्ट का ही परसेंट लेना पड़ेगा जैसा ऊपर आया। तो कॉस्ट का कितना परसेंट आया ऊपर से, 20%, 20% ऐड करो, आपको मिल गया एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस। ठीक है, ऐड करने के बाद लास्ट में आपको मिल गया 46,08,000। किसका है ये, एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ वर्क्स ऑर्डर। देखो कुछ भी नहीं है, ऊपर से पहले हमने सिर्फ परसेंटेजेस निकाले, उसका भी हमको ना पूरा इंफॉर्मेशन गिवन है, पूरा इंफॉर्मेशन गिवन है हमको। फैक्ट्री ओवरहेड्स रिकवर एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, और नीचे दे दिया उन्होंने एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट, सब कुछ दे दिया। सिर्फ कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आना जरूरी है, आई एम रिपीटिंग दैट अगेन। एक बार मैं बोल दूं तो फिर से देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस क्या बन गया, प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम, ये जो है डायरेक्ट मटेरियल, ये जो है ये कहाँ जाता है अभी, फैक्ट्री में। ठीक है, तो फैक्ट्री में जाने के बाद अब कौन से एक्सपेंस होंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। हमको मिल गया वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री में पूरा एक्सपेंस होने के बाद एक वर्क्स कॉस्ट मिल गया। अभी वो वाला जो प्रोडक्शन है वो कहाँ जाता है, ऑफिस में जाता है। ऑफिस में जाने के बाद वहां इनकर होते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, उसको हम लोग बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो कैसे जाएगा फ्लो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या ऐड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो ऑफिस के एक्सपेंस है। अब ऑफिस के बाद क्या होगा, ऑफिस के बाद होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो अभी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो फिनिश प्रोड्यूस, एकदम फिनिश प्रोडक्ट जो बन चुके हैं, उसके ऊपर लगेगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और फिर हमको मिल जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब ये टोटल पूरी पूरी सब कॉस्ट है जो अभी रेडी है, जो गुड्स सेल होने के लिए उसका कॉस्ट है, उसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो हमको मिल जाएगा सेल्स। ठीक है, अब पूरी जो इंफॉर्मेशन ये वाली, तो पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है।
एकदम मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन, सेलिंग सब दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया, है ना। तो प्रॉफिट इसलिए दिया क्योंकि फिर कैसे निकालेंगे, कैसे परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ से निकल गए पूरे परसेंटेजेस। यही परसेंटेज हमने लगाए नीचे वाले एस्टिमेटेड वर्क्स ऑर्डर में। मटेरियल वेजेस दिया हुआ था, वहां से निकल गया प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड को परसेंटेजेस लगा दो। सेलिंग में उन्होंने एक और सेंटेंस ऐड कर दिया, 15% से इंक्रीज होने वाला है। फिर से प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो लोग ये भी बोल सकते थे ना कि डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग भी ऊपर के जैसा ले लो, बट एक पॉइंट क्या ऐड कर दिया, 15% से बढ़ने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद उनको मिल गया कॉस्ट, उसमें प्रॉफिट ऊपर के जैसा ही ऐड कर दिया नीचे, और लास्ट में मिल गई उनको सेलिंग प्राइस। तो जो फॉर्मेट है दोनों का सेम है, फॉर्मेट जो है दोनों का सेम है, इंफॉर्मेशन भी सेम है। यहाँ सिर्फ ये 15% से बढ़ चुका है, तो ये वाला इंफॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज हुआ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ भी मार्किंग आपको करना है तो कर लो। ठीक है, आई जूम द स्क्रीन। क्वेश्चन में तो ये ऐसे मार्क कर लो, ठीक है, हाइलाइटर्स होंगे तो हाइलाइटर्स से पहले मार्क कर लो, है ना, ये ऐसा ग्रीन में येलो में, सो यूल नो कि अभी हमको क्या इंफॉर्मेशन कब यूज करनी है। ये देखो, गॉन अप बाय 5%, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। थोड़ा सा अलग अलग पेन से ऐसा हाईलाइटेड रहेगा या अंडरलाइन करा हुआ रहेगा, तो इट इज इजी एट द टाइम ऑफ रिविजन कि कौन सी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है। ओके, आई जूम द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 4। दिखने को क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बड़ा है, बट सॉल्व करने को एकदम सिंपल।
ठीक है, दिखने को बड़ा और एकदम सिंपल क्वेश्चन है, अभी समझ लो, उसके बाद सॉल्व भी मत करना, ठीक है। A manufacturing company is divided into three production department, that is ABC. All production to customers order. All orders are dissimilar, ठीक है, सब कुछ orders जो है dissimilar है, and they go through all the three departments. Manufacturing cost for a given period were as follows. Direct material, direct labor, indirect manufacturing cost. सब कुछ दे दिया, amounts wise total भी दे दिया. Cost of producing a particular order was determined as follows. डायरेक्ट मटेरियल लेबर लग गया ए बी सी डिपार्टमेंट में, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सबका जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है 2200। यहाँ पर बोल रहे हो पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर बनाने के लिए कोई इतना सारा पूरा खर्चा लगता है। बट देखो जनरल मैनेजर क्या बोलता है, द जनरल मैनेजर हैज अ हेजी आइडिया दैट द जॉब एग्जीक्यूटेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ दिस नेचर, ऐसे नेचर का अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो उनको लग रहा है कि ये अंडर प्राइस्ड है, ठीक है, कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ी कम हो गई है। तो क्या बोलते हैं, सो द सर्विसेज ऑफ द फर्म ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ विच यू आर अ मेंबर हैव बीन एक्वायर्ड फॉर अ थरो इन्वेस्टिगेशन। पूरा एकदम इन्वेस्टिगेशन हुआ कि ये जो अंडर प्राइस्ड है अभी कहाँ हो गया है और इसको किस तरीके से अभी हैंडल कर सकते हैं। नीचे बोलते हैं कैन यू डिटेक्ट, मतलब आपको उन्होंने एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट किया है, अब आपको बताना है कैन यू डिटेक्ट आफ्टर अ केयरफुल पेरुजल ऑफ द लिमिटेड अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जितने इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दी है, इस इंफॉर्मेशन से आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना है द फंडामेंटल फैलेसी ऑफ द कंपनीज मेथड assuming that the direct labor cost is acceptable basis for distributing indirect manufacturing cost। क्या बोल दिया उन्होंने, direct labor cost is an acceptable basis for distributing indirect manufacturing cost। यहां पर मैं लिखती हूं डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है, ये लिखती हूं मैं 40,000। हमको क्या लेना है, बेसिस लेना है डायरेक्ट लेबर, तो पहले मैं डायरेक्ट लेबर जितना है ना पूरा लिख देती हूं यहां पर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहां पर। अभी उन्होंने क्या बोला है, डायरेक्ट लेबर हमको बेसिस लेना है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए। यहां पर 20,000 इन्होंने दे दिया, मतलब मैं ऐसे बोलूं कि डायरेक्ट लेबर का जो परसेंटेज है इनडायरेक्ट लेबर के लिए वो कितना होगा, फिर यहां पर मैं ऐसे लिख दूं 50%। करो 40,000 का 50% अगर मैं लूंगी तो मुझे मिल जाएगा इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो आपको कैसा करना पड़ेगा, यहां पर लिख दो नंबर 1 नंबर 2, और परसेंटेज कैसे निकालोगे 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हम बेसिस क्या ले रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस, और जिसका बेसिस हम लेते हैं उसको डिवीजन में डालते हैं, ठीक है। बेसिस, बेस लेना, बेस, बेस किसको बोलते हैं, जो नीचे का पाया होता है, तो नीचे हम लोग क्या लेने वाले हैं यहाँ पर, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1, करो 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100, दैट कम्स टू 50%। सिमिलरली यहां पर भी लिख दो 20,000 40,000 30,000, यही लिखा है पूरा, ये और ये कर दो, डिवाइड करो 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, कितना आ गया 200%, 200%, और लास्ट में 100%, कितना आ गया परसेंट, 50%, 200%, 100%। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट उन्होंने बोला ये वाली जो चीज है ना, ये जो परसेंटेजेस आए हैं ये फिजिबल है क्या, देखो। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मेथड अज्यूमिंग दैट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज एन एक्सेप्टेबल बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, prepare a revised cost for the order distributing indirect manufacturing cost in the manner you consider more correct than company's procedure। अब कंपनी का प्रोसीजर तो हमको नहीं पता किस बेसिस पर उन्होंने इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने जो अभी बेसिस निकाला वो क्या निकाला, ये परसेंटेजेस 50%, 200%, 100%, लिख दो फिर। देखो उन्होंने भी निकाल लिया यहाँ पर 50%, 200%, 100%। अब नीचे क्या बोल रहे वो, ऑन द अजम्पशन दैट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड इज कंसीडर्ड टू बी रीजनेबल मेथड, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो मेथड है अभी ये एकदम रीजनेबल है,
of the absorption of overheads, it is quite possible that departmental application of overhead may be able to resolve the difficulty faced by the manager regarding the cost of job given on the basis of the amended job cost sheet will be as under. डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर भी ये गिवन है, ठीक है, और हमने जो अभी परसेंटेजेस निकाले उसका डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमने किस चीज का परसेंट निकाला? डायरेक्ट लेबर का। तो ये जो है 50%, 200%, 100%, वो किसका लोगे आप? इसका कर दो। 50% ऑफ 120 आ जाएगा 60, 200% ऑफ 280, है ना, ये ऐसे आएगा। 200% of 280 that is 560 and 100% of 200 that is 200 आ गया। एंड टोटल करोगे तीनों का तो आ गया 820। अभी ऊपर देखो उन्होंने क्या लाया था आंसर? 600। उन्होंने क्या बोला था? अंडर प्राइस्ड है ये, सच में ही अंडर प्राइस्ड है। देखो 600 कहा और अभी क्या आ गया आंसर? 820। क्या आ गया यहाँ पर? 820। अब कर दो फिर टोटल। 1000 plus 600 that is 1600 plus 820 that comes to how much? Total cost 2420 2420 और ऊपर कितना आ गया था? 2200 नया आ गया 2420। ये उन्होंने बोला अंडर प्राइस्ड है, यस वो अंडर प्राइस था, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हमने किस बेसिस पर किया? अभी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर, जो इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन किया। अभी क्वेश्चन देखो, दिखने को कितना बड़ा दिखता है वो क्वेश्चन नंबर 4। देखो वो क्वेश्चन देखो कितना बड़ा दिखता है, ऐसा डर लगता है कि क्या ही दिया होगा क्वेश्चन में, बट कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट इज दिस, ये वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है जो कि उन्होंने भी यहां पर पहले वही की है, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। लेबर और मटेरियल तो दिया हुआ ही है, और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जो ओवरहेड्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी लेबर परसेंटेजेस आए हैं वो, ठीक है। सो आई विल गिव टाइम, आप लोग कॉपी कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क, लिख दो यहाँ पे सिमिलर टू क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 हमने सॉल्व किया सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इवन द क्वेश्चंस आस्क्ड ए बी सी ये भी सेम है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर दो। इन्फॉर्मेशन मतलब अच्छा क्वेश्चन मतलब कंपैरेटिवली जो इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे दी हुई है प्लस जितना बड़ा ये दिखता है उतना सिर्फ बड़ा ही दिखता है, सॉल्व करोगे तो इट्स इजी टू सॉल्व। ओके, let's read the question. In a factory following the job costing method, an abstract from the work in progress as at 30th September was prepared as under. कौन से जॉब नंबर्स देखने हैं हमको? दिस एंड दिस, 115, 118, 120, ये इंपॉर्टेंट है जॉब नंबर्स,
ठीक है। फिर मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट लेबर दे दिया, ओवरहेड अप्लाइड दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में ये सब दे दिया। फिर बोल रहा है मटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर, ये कब की बात बोल रहे हैं वो, सितंबर, ठीक है, सितंबर या अक्टूबर। यहाँ पर बोल दिया देखो जॉब नंबर 118 118 118, फिर 120, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 120 यहाँ पर भी दिया हुआ है, 118 120। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे कोई काम की नहीं है क्योंकि इन जॉब्स के बारे में हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन ऐसी जो देते हैं वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि ठीक है बच्चे को अब कैसे कंफ्यूज किया जाए इतना बड़ा थोड़ा सा दिख के। अब जब ये दिख रहा है आपको कि इन जॉब्स के बारे में हमको पूछा ही नहीं है 121 124, तो इंफॉर्मेशन देख के भी कुछ फायदा है नहीं। हमको 3 जॉब नंबर से कंसर्न्ड है, 115 118 120। अब ये तीनों सिंस हमारे क्राइटेरिया में बैठते हैं तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अभी और देखते हैं, समरी ऑफ लेबर आवर्स डिप्लॉयड ड्यूरिंग द अक्टूबर इज एज अंडर। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स दे दिए जॉब शॉप ए और शॉप बी का, और यहाँ पे जॉब नंबर दे दिए 105 108 120। अब ये दोनों फिर से हमारे कुछ काम का नहीं है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन दे के रखिए, है ना, बस कंफ्यूजन कि जो स्टूडेंट है उसका एग्जाम लिखते वक्त माइंड जगह पर है क्या, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए इंफॉर्मेशन दे दी। नीचे बोल दिया इनडायरेक्ट लेबर, वेटिंग फॉर मटेरियल है, मशीन ब्रेकडाउन, आइडल टाइम, ओवर टाइम, प्रीमियम, ठीक है। नीचे अब दे दिया उन्होंने अ शॉप क्रेडिट स्लिप वॉज इशूड इन अक्टूबर दैट मटीरियल इशूड अंडर रिक्विजिशन 54, मटीरियल इशूड अंडर रिक्विजिशन 54, इज इट विजिबल? आई होप दिस इज विजिबल। अब देखो यहाँ पे मटीरियल 54 है ना, 54 मैंने मार्क किया है, देखो येलो पेन से, येलो हाइलाइटर से। बोल रहे हैं वॉज रिटर्न बैक टू द स्टोर्स बीइंग नॉट सुटेबल, तो मैं ऐसे इसको भी यहाँ पे स्क्रैच कर दूं, ये भी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि इसको भी हमने क्या कर दिया है, रिटर्न, नीचे इंफॉर्मेशन में बोल दिया। फिर बोल रहे हैं अ मटीरियल ट्रांसफर नोट इशूड इन अक्टूबर इंडिकेटेड दैट मटीरियल इशूड अंडर रिक्विजिशन 55, है ना, रिक्विजिशन 55। अब ये वाला देखो रिक्विजिशन 55 फॉर जॉब 118, फॉर जॉब 118 बराबर, वो बोलते हैं वॉज डायरेक्टेड टू जॉब 124। ये वाले मटेरियल को भी मैं स्क्रैच कर देती हूं क्योंकि ये बोल रहे हैं डायरेक्टेड टू जॉब 124, और 124 जॉब हमारे किसी काम का है नहीं, ठीक है। हमने क्या कर दिया, जो जॉब 124 था उसको हमने ऑलरेडी स्क्रैच कर दिया, वी हैव स्क्रैच्ड इट, वो तो हमारे वैसे ही काम का नहीं है। तो मैं ऐसे बोल दूं अब ये जो हमने रिलेवेंट में ये करली ब्रैकेट किया था, ये दोनों भी इंफॉर्मेशन हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का इंफॉर्मेशन अभी है तो बस ये दो चीज है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों ही चीज हमारे काम की है। अभी बाकी जो कट कर दिया वो काम का नहीं है, ठीक है। अभी नीचे क्या बोलते हैं वो, द आवरली रेट इन शॉप ए पर लेबर आवर इज ₹3 while at shop B is 2 per hour। ये इंफॉर्मेशन क्यों दे दिया है, इन सारी चीजों के लिए। यहां क्या दिया है उन्होंने, नंबर ऑफ आवर्स, नीचे क्या दे दिया, आर्ली रेट, कहां पर का दे दिया, फॉर शॉप ए एंड फॉर शॉप बी। अब यहां से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन यहां के लिए दी हुई है, करेक्ट। तो कैसे करोगे इसको, शॉप जो ए है उसमें इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहां पर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट, ओके। अभी देखो क्या बोल दिया उन्होंने, द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर, सितंबर में जो डेटा दिया हुआ है वैसा का वैसा सेम अप्लाई कर लो। जॉब 115 118 120 वेर कंप्लीटेड इन अक्टूबर, अक्टूबर में इनको उन्होंने कंप्लीट कर लिया। यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब्स। It is in practice of the management to put a 10% on factory cost to cover admin and selling overheads। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, it is practice of the management to put a 10% on factory cost
टू कवर एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड, मतलब जो 10% है ना एडमिन सेलिंग ओवरहेड का, वो किसका लेंगे हम? फैक्ट्री कॉस्ट का। एंड इनवॉइस द जॉब टू द कस्टमर ऑन द टोटल कॉस्ट प्लस 20% बेसिस। कॉस्ट प्लस 20% इज इक्वल टू सेल्स प्राइस, ये है प्रॉफिट। व्हाट वुड बी द इनवॉइस प्राइस ऑफ द 3 जॉब्स? देखें आंसर को। ओके, एक चीज को यहां पर डिस्कस कर लेती हूं। उन्होंने यहां पर नीचे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट इन सितंबर। तो अब ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाइड है ना, इसका सिर्फ परसेंटेजेस हम ले लेते हैं ऑफ डायरेक्ट लेबर। हमने क्या बोला था, जो बेस होता है वो नीचे होता है, तो ऐसा लिख दूं मैं, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर, तो परसेंटेजेस आ जाएगा मुझे। ओके, फैक्ट्री ओवरहेड का परसेंट आ जाएगा, तो करो 640 डिवाइडेड बाय 800, कितना आएगा? 80%। डू इट, 640 डिवाइडेड बाय 800, दैट कम्स टू 80%। देन यहाँ पर लिखती हूँ मैं 400 डिवाइडेड बाय 500, कितना परसेंट आ गया? 400 डिवाइडेड बाय 500, ये भी 80%। और यहाँ पर नेक्स्ट 380 डिवाइडेड बाय 475, दैट कम्स टू अगेन 80%। तो मैं ऐसा कॉमन में मान लूँ कि जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स रहेंगे है ना नीचे, वो रहेंगे 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। अब देखो हमको जो नीचे आंसर सॉल्व करना है उसमें देखो मटेरियल इज गिवन, लेबर इज गिवन, है ना, ये सारे हैं 800 500 475, ये मटेरियल का ये वाला अमाउंट है ना, ये पूरा इंफॉर्मेशन ऐसा का ऐसा ले लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड 640 400 380। ओके, यहां तक पहले सॉल्व कर लेते हैं आंसर को। मटेरियल लेबर ओवरहेड पूरा लिख लिया, ये पूरा इंफॉर्मेशन गिवन है। टोटल आ गई यहाँ पर ए, टोटल देखो लिख दिया। ये कौन सा इंफॉर्मेशन है? फॉर सितंबर। अभी जिस तरीके का सितंबर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमको निकालनी है कॉस्ट अक्टूबर की। ठीक है, अब देखो ये मटेरियल और लेबर जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था ना ऊपर इंटू 3 और इंटू 2 करके, यहां पर ये सारा आ गया, दिस एंड 80% ऑफ लेबर। लेबर मतलब ये देखो 125 इंटू 80%, करो 125 इंटू 80%, तो आ गया 100। 330 इंटू 80% आ गया 264। 245 इंटू 80% आ गया 196। तो ऊपर जैसा था मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर ओवरहेड, सब कुछ सॉल्व कर लिया। लास्ट में आ गया आपका फैक्ट्री कॉस्ट, और उन्होंने बोल दिया एडमिन ओवरहेड्स कितना आने वाला है? 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन में बता दूं मैं आपको, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया था है ना, 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स। तो 10% उसका मैंने ऐड कर दिया, 10% है ना, हमको मिल गई टोटल कॉस्ट। और फिर प्रॉफिट 20% ऑफ कॉस्ट निकालो, 20%, 3289 इंटू 20%, है ना, 3289 इंटू 20%, तो आता है 657.80। करेक्शन कर दो वहां पे 657.80। फिर 3100 इंटू 20% आ गया 620, वो 0.18, 0.9 का 0.18। फिर लास्ट में 2998.6 इंटू 20%, 599.72। प्रॉफिट आ गया, लास्ट में सेलिंग प्राइस भी आ गई। कुछ भी नहीं था आंसर में, देयर वाज नथिंग इन द आंसर। और ये मटेरियल कहाँ से आया मैम? ये वाला, तो ये हमने यहां से लाया, देखो पहले ही लिख दिया था दिस वन एंड दिस वन, बाकी सब तो क्रॉस कर दिया। अक्टूबर, ये देखो अक्टूबर का इंफॉर्मेशन है, अक्टूबर का इंफॉर्मेशन में मटेरियल यहां से आ गया, ये देखो लेबर यहां से आ गया, सब इंटू कर दिया, दिस दिस दिस। ओवरहेड्स कहाँ से आएगा? ओवरहेड्स का ये देखो परसेंटेजेस ले लिए थे हमने, क्या बोला था? 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो जो भी डायरेक्ट लेबर आएगा उसका 80% ले लो, 80%, 80%, 80%, तो मिल गया हमको टोटल फैक्ट्री कॉस्ट।
अब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था कि जो एडमिन एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है वो है क्या 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो वो हमने दे दी। यहाँ पर ये पहले ये जो फॉर्मेट है पहले ही बना लेना पड़ेगा, ढांचा पहले ही बना लो, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ना उस तरीके से पहले ही इसको प्रेजेंट कर लेना। अब अगर क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते कहाँ कौन सी इंफॉर्मेशन लिखनी है ये ख्याल आ गया तो फिर इट्स इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, इंफॉर्मेशन तो पूरी की पूरी क्वेश्चन में दी है। इसमें सर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको सिर्फ दिमाग इस पे लगाना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को मैं कहाँ लिखूं, है ना, कौन सी इंफॉर्मेशन को मैं कहाँ लिखूं और ये जो परसेंटेजेस हम निकाल रहे हैं वो कैसे निकालना है। अभी कोई भी बेसिस बोलते हैं ना तो वो बेस में लेना, मतलब डिवीजन में लेना। अब देखो यहाँ बेस बोल दिया, क्या डायरेक्ट लेबर का बेस ले लो, तो हमने डायरेक्ट लेबर को नीचे रखा और फैक्ट्री ओवरहेड को ऊपर लगा, है ना, सिंस हमको ओवरहेड्स का ही निकालना है परसेंटेज। तो कैसे करेंगे उसको, ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय लेबर, तो वहां से हमको मिल गया 80%। फिर से देखो ढांचा कैसा बनेगा, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट, ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिन सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो मिल जाएगा हमको टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसमें हम प्रॉफिट जब ऐड करेंगे तो मिल जाएगा सेल्स प्राइस, और ये हमको उसी तरीके से मिल गया सेल प्राइस। फाइंड आउट क्या करना था, इस वाले चीज का इंफॉर्मेशन तो जो था बराबर से यूज करना था, दैट मीन्स टू से कौन सी इंफॉर्मेशन यूजफुल है ये पता करना। अब ये वाले दो जॉब्स तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, बचे हुए जो ऊपर के ये जो है ना मटेरियल रिक्विजिशन, एक को बोल दिया रिटर्न कर दिया और एक को बोल दिया डायरेक्टेड टू 124, और जिसका कोई हमको यूज नहीं है यहाँ पर, तो दो ही मटेरियल रहेगा फिर, कौन सा, ये वाला 118 ये और 120, पर्टिकुलर अपने अपने कॉलम में लिख दो। उसके बाद देखो जॉब नंबर 115 118 120 तीनों रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नीचे इंटू 3 इंटू 2 दे दिया, सबको इंटू करके लिख दो, और ओवरहेड्स ऊपर से आ गया, है ना, बेसिस दे दिया था 80% निकाल लिया, वहां से हमको ओवरहेड्स अप्लाई करना है। ओवरहेड्स अप्लाई करने के बाद हमको वहां पर बोल दिया 10% हमको कवर करना है, क्या, एडमिन सेलिंग एक्सपेंस ऑफ व्हाट, फैक्ट्री कॉस्ट, तो ऐड कर दो, मिल गया टोटल कॉस्ट। नीचे बोलता है 20% प्रॉफिट चाहिए, ऐड कर दो 20% प्रॉफिट, मिल गया क्या, सेलिंग प्राइस, और हमको ढूंढना क्या है, सेलिंग प्राइस ही ढूंढना है, इनवॉइस प्राइस ऑफ दीज थ्री प्रोडक्ट्स, इनवॉइस प्राइस का ही मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ दिस इज द कंप्लीशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। नीचे देखो बैच कॉस्टिंग शुरू हो गया, ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। एक बार आपको मार्किंग कुछ करनी है ना इसमें तो कर लो, आई विल जूम द स्क्रीन।
ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग। दो टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं पूरे, इनफैक्ट तीन। कौन कौन से? कॉस्ट शीट, उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग, प्रोसेस में दो है ना, नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग प्लस जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, उसका ही सब टॉपिक था। एंड टुडे वी कंप्लीटेड विथ जॉब कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग को हम लोग मटेरियल के साथ कंप्लीट करेंगे, तो अज्यूम कि बैच कॉस्टिंग भी हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं। इट इज ऑफ 4 पेजेस ओनली और बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन का रहेगा, आइदर हम लोग ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और जो है सर्विस कॉस्टिंग जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट वुड बी द नेक्स्ट टॉपिक टू बी टेकन। एनी डाउट्स और क्वेरीज? ठीक है, कुछ भी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैम आपने ये वाले चैप्टर को बस बुक में से ही क्यों पढ़ा दिया? बुक में से इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि देखो कोई हैवी टॉपिक तो कुछ था नहीं, इट वाज सिंपल टॉपिक। प्लस जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसी तरीके का आंसर सॉल्व होता है। बस इतना दिमाग लगाना होता है कि कौन से इन्फॉर्मेशन को कहाँ अरेंज करना है। ठीक है, और जहां पे भी रिक्वायर्ड है एक्सप्लेनेशन, मैंने वहां पर एक्सप्लेनेशन प्लस वर्किंग नोट्स दोनों ही बना दिए। ठीक है, सो आई होप दैट इज ओके, है ना। मैं भी ऐसा ही कुछ लिखूंगी। ठीक है, तो इतने देर में अगर मैं लिखती तो आई वुड सॉल्व लेसर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, और आज हमने जॉब कॉस्टिंग को खत्म कर दिया। आई थिंक इट्स वेरी इजी, आप खुद देख लो ना, सारे क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन को उठा लो, देख लो, इन्फॉर्मेशन गिवन है, बस पढ़ पढ़ के उस तरीके का लिख रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज इनटू सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है जॉब कॉस्टिंग, इसको सॉल्व करने के लिए यू नीड अ हेवी नॉलेज ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट। प्राइम को ये मटेरियल कहाँ जाता है? फैक्ट्री में, तो पहले आएंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फिर बन जाएगा ये फैक्ट्री कॉस्ट पूरा टोटल। उसके बाद ऐड करेंगे ऑफिस में जो एक्सपेंस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। पहले मिला था वो क्या था? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितने में प्रोड्यूस हुआ यूनिट। अब सेलिंग जब ऐड करेंगे उसमें एक्सपेंसेस, तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो मिल जाएगा क्या? सेल्स। ठीक है, और एक चीज जो इंपॉर्टेंट डिस्कस की है, किसी का अगर बेस बोल रहे हैं, है ना, बेसिस लेना है, वो चीज को हम लोग डिवाइड करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। बहुत सारा डिस्कशन हो गया इस पे, और इसमें का क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो ट्राई सॉल्विंग दैट। आई होप ऑल दिस क्वेश्चंस हैव बीन डन इनटू नोटबुक। आपने इसको नोटबुक में किया है, और अगर नोटबुक में नहीं किया है तो इस वीडियो के तुरंत बाद, है ना, तुरंत बाद आप लोग 2 घंटे का टाइम ले लो, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोटबुक में लिख के सॉल्व करो विथ वर्किंग नोट्स। जो भी मैंने सॉल्व किए, जहां जहां पर बुक से नहीं करना है तो वो हटा दो और इसको नोटबुक में सॉल्व करो। प्लस सारे जितना भी मैंने कहीं कहीं नोट्स लिखवाया है या वर्किंग नोट बनवाया है, आपको भी सेम तरीके का आपके नोटबुक में करना है। ठीक है, और एक बार नहीं, 10 टाइम्स कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है उसको प्रैक्टिस कर लो। इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो 2000 बोनस मार्क्स। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में इतनी क्लियर दी हुई है, बेसिस क्या लेना है, किसका परसेंटेजेस लेना है, क्या करना है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अगर आ गया तो नथिंग लाइक इट, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विथ कॉन्फिडेंस, एंड आई एम टेलिंग यू दैट दिस टॉपिक इज बोनस मार्क्स। ठीक है, दिस टॉपिक इज बोनस मार्क्स। ओके, इतना डिस्कशन काफी है जॉब कॉस्टिंग के लिए। टिल आई अपलोड द वेरी नेक्स्ट वीडियो, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय बाय गाइज।